Assalamualaikum. How are you all? वालेकुम। Welcome, शुक्र अल्लाह का। wel- welcome you all in my program एक कहानी मेरी ज़बानी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक बिल्कुल सही आर्टिस्ट आर बोर्न नॉट मेड देयर इज नथिंग यू कैन डू फॉर देम। ऐसे ही आर्टिस्ट से मैं आपको मुलाकात कराऊंगी जिसका नाम है साजिद मिठान। तो आइए साजिद, हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। साजिद, आप अपना इंट्रो करवाएंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस तरह से आप बोर्न आर्टिस्ट बने हैं, आप में क्या क्या खूबियां हैं, थोड़ी बहुत हमें आप इंट्रो बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे अपने प्रोग्राम में मेरी अपनी कहानी को बयान करने के लिए जो है वो मदऊ किया है। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम। नाम आपने बता दिया मेरा, साजिद। आर्टिस्ट तो खैर मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो बहुत बड़े लोग होते हैं, हम तो बहुत छोटे काम करने वाले लोग हैं। बल्कि काम भी क्या करते हैं, हो जाता है, मैं तो ये कहूँगा। छोटा-मोटा जो है वो डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, जिसको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या पिक्चर एडिटिंग या कहें आप वीडियो एडिटिंग, शूटिंग से रिलेटेड कैमरा हैंडलिंग है, वो कुछ काम करते हैं। इसके अलावा कभी दिल होता है, फ़रागत होती है, तो कभी दीवारों पर या कभी जो है वो कागज़ के ऊपर कुछ जो है वो नक्शो-निगारी बना लेते हैं, जिसको बड़े बुज़ुर्ग पेंटिंग कहते हैं। फिर इसके अलावा कभी दिल होता है, कभी फ़रागत में बैठे होते हैं, कभी कुछ ख़्याल आता है, कभी कुछ इल्हाम होता है, मैं इल्हाम तो नहीं कहूँगा, मगर कभी कुछ गैप से कोई आवाज़ आती है, तो कभी कुछ या तो शायरी लिख लेते हैं, या तो जो है हम कभी कोई कहानी लिख लेते हैं। तो एज़ थिएटर आर्टिस्ट कभी काम कर लेते हैं, कभी कोई शॉर्ट फ़िल्म में कोई एक्टिंग कर लेते हैं। तो बस ये तमाम चीज़ें हैं, जो कि थोड़ी बहुत कहीं न कहीं अंदर जरासीम मौजूद है हमारे, जो कि हम काम करते जाते हैं। साजिद, ये काम आप कब से कर रहे हैं? कब से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जी सवाल जी। किया आपने। मैं जब बहुत छोटा था, जी जी। तो एक पीटीवी, उस वक़्त खाली सिर्फ़ पीटीवी और एसटीएन हुआ करता था, 2 ही चैनल्स हमारे पास हुआ करते थे। और बचपन में, मेरे अपने बचपन में एक जिंगल नया-नया आया था, और उस वक़्त जिंगल की एक नई लहर आई थी, और एक बबल गम आई थी, डिंग डोंग बबल। तो वो जब हम जिंगल सुनते थे, तो हम छोटे हुआ करते थे, और हम जो है वो तमाम उस पे नाचते गाते थे, बड़े हँसते थे, बड़ा खेलते थे, क्योंकि उसमें बहुत ही कार्टूनिक तरीके से जो है वो एक कैट, एक बिल्ली को जो है वो पोर्ट्रे किया गया था, कि वो चूहों से कैसे लड़ाई करती है और कैसे वो बबल गम उनसे छीन के खा जाती है। तो उस वक़्त मैं सोचा करता था कि जो है वो ये काम कैसे होता है। तो उस वक़्त तो ख़ैर नहीं पता था कि ये काम वाक़ई कैसे होता है, मगर जैसे-जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, तो पता चला। फिर खुद से थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। जब मैं स्कूल में भी था, तो बहुत सारे बॉयज़ जो कि स्कूल में पीटी टाइम में क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने जाते थे ग्राउंड में, तो मैं गर्ल्स के साथ क्लास में बैठ के पेंटिंग बना रहा होता था। ऑल्दो मैं भी क्रिकेट खेलता था, मैं भी शौकीन हूँ। आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, जब कभी भी फरागत होती है, फारिग टाइम होता है, तो हम खेल लेते हैं। फ्री टाइम्स में क्रिकेट घर में भी अक्सर खेलते हैं, दूसरी कंप्यूटर गेम्स भी खेलने का बहुत शौक है। मगर ये कि बचपन से ही जो है वो पेंटिंग्स बनाना और ये काम करना। फिर स्कूल्स में टैबलोज़ हुआ करते थे, तो टैबलोज़ में नाचना गाना, कोई थिएटर हो गया स्कूल के अंदर, परफॉर्मेंस हो गई तो उसमें आ गए। और फिर कहीं ना कहीं जो है वो दोस्तों के अंदर कभी कोई इवेंट के अंदर, कभी कोई फंक्शन में चले गए, और वहाँ पे जो है वो नाच गा लिया, स्टेज पे चढ़ गए, स्टेज पे जो है वो स्पीच कर ली, और ये जो है वो शुरू हो जाते थे बस। इतना सारा काम आपने इतने शुरू से किया, इसका मतलब रियली यू आर बोर्न आर्टिस्ट। इसके शुक्रिया। अलावा क्या क्या, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, और मैंने सुना आपने पढ़ा भी रहे हैं। तो आप मीडिया में मतलब तकरीबन कितने सालों से आपने ये पढ़ाना भी शुरू कर दिया है? तो आपसे कितने सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं? तो जरा अ, बताएंगे आप कहाँ से पढ़ा, मतलब किस जगह पढ़ा रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, और आजकल आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? अच्छा, शुरुआत मेरी हुई थी 2008 या 9 के अंदर, जी जब जी। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड था।
अपने इंटर के एग्ज़ाम के बाद कि भाई जो है वो मेरी फ़ील्ड मुझे क्या चूज़ करनी है, क्योंकि इंटर में हमने कॉमर्स लिया था और कॉमर्स के बाद जो है वो अकाउंट्स और मैथ्स और इकोनॉमिक्स में बहुत जो है वो फँस से गए थे हम अपने आप को लेकर। और फिर जो है वो नॉर्मली लोग जो है वो इंटर के बाद जो है वो या तो बीकॉम करते हैं या तो एमबीए करते हैं। तो हमने जो है वो थोड़ा-सा इंटरनेशनल एक कोर्स होता है एसीसीए, जी, यूके स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटेंसी होती है, हमने उसे जी, जॉइन किया। 1-2 पेपर दिए और फिर बाद में कुछ पेपर्स क्लियर जब नहीं हुए तो लग पता गया कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल पढ़ाई है जो कि हम नहीं कर सकते। फिर हमने जो है वो एक और कोर्स अकाउंटेंसी का पाकिस्तान में उस वक़्त नया-नया राइज हुआ था, पिफ़ा करके, पाकिस्तान इंटरनेशनल अकाउंटेंसी। तो वो किया, उसमें भी 1-2 पेपर्स हमने दिए, क्लियर हो गए और फिर उसके बाद उसके भी पेपर्स क्लियर नहीं हुए तो लग पता गया कि भाई हमारी फ़ील्ड जो है वो एक्चुअली अकाउंट्स नहीं है। फिर बीकॉम शुरू किया और साथ-साथ जो है वो 2008-9 में बहुत ज़्यादा जो है वो इधर-उधर जंप करने के बाद हमने जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड अरीना मल्टीमीडिया जॉइन किया और वहाँ से जो है वो ग्राफ़िक्स, पोस्ट प्रोडक्शन, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, फ़िल्म मेकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडलिंग जो है वो हमने सीखी, कैमरा हैंडलिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ोटोशॉप, ये तमाम कोर्सेज़ हमने सीखे। 2 ढाई साल का, 3 साल का अरसा लगा और 2010 या 11 के अंदर ही जो है वो मैंने टीचिंग भी शुरू कर दी इन्हीं चीज़ों की, क्योंकि मेरे जो टीचर थे, वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बचपन से ही जो है वो पेंटिंग और आर्ट और ये तमाम चीज़ों में चूँकि इंटरेस्ट था, तो और ये आप मेरी एक पेंटिंग दिखा रहे हैं जो कि मेरे पिछले जी। घर के अंदर मैंने बनाई थी। अम्मी ये के मैं कहने पर इसीलिए अम्मी दिखा कह रही रही हूँ थी। क्योंकि आप बहुत प्यारा जी, पेंटिंग जी, करते हैं। जी। तो जो है वो मेरे टीचर मुझे कहते थे कि भाई तुम इतना अच्छा पढ़ते हो और तुम्हारा तरीक़ेकार बहुत अच्छा है चीज़ों को समझाने का, क्योंकि अक्सर बेशतर जब ग्रुप स्टडी होती है तो फिर जो है वो आपको कहा जाता है टीचर्स की तरफ से कि आप जो है वो अपने क्लासमेट्स को हेल्प आउट करें। तो टीचर ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू स्टडी, व्हाई डोंट यू टीच इन आवर बैचेस। तो मुझे जो है वो समर कैंप में जो छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल। जून-जुलाई में, तो मुझे जो है वो अरीना मल्टीमीडिया में 2010-11 के अंदर मौका मिला, तो मैंने वहाँ से फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू की। फिर मुझे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में पोस्टिंग की गई एज़ विज़िटिंग फैकल्टी। मैं कभी क्लिफ्टन पढ़ाने जाता था, तो कभी मलीर पढ़ाने जाता था। 1-1, 2-2 बैचेज़ दिए जाते थे। फिर एक वक़्त आया कि पूरा-पूरा दिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बैचेज़ और परमानेंट फैकल्टी के हिसाब से एज़ जॉब मैंने अपनी टीचिंग को अपना पेशा बना लिया। और टीचिंग चूँकि मुझे पसंद भी है, मेरा शौक भी है, काइंड ऑफ पैशन इन माय स्टाइल, तो मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है दूसरों को पढ़ाना, सिखाना, समझाना। तो करते करते जो है वो एक वक़्त आया कि हम जो है वो सिर्फ़ टीचिंग की तरफ चले गए और फिर 2017 में कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वालिदा बीमार हो गई थी हमारी। तो जी, उसकी वजह से जो है वो मुझे अपनी जॉब, अपना काम, अपना सब कुछ जो है वो उनकी केयर के लिए छोड़ना पड़ा। और फिर जो है वो उस वक़्त जब मैंने वो छोड़ा, तो बस फिर उसको छोड़ ही दिया, खैर-बात कह दिया टीचिंग को। मगर अब जो है वो कुछ अरसे से मैंने दोबारा से शुरू किया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ काम शुरू किया है जो कि लेटर ऑन मैं उसको टीचिंग में कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, आपने यूट्यूब की बात की तो मुझे याद आया कि आपका यूट्यूब चैनल एक कुकिंग शो भी कर रहा था। जी। जी, तो इसका मतलब कि आपके आर्टिस्टिक जो थिंग्स हैं, जो आप पेंटिंग आप बोल रहे हैं और उसके अलावा मीडिया की इतनी सारी वैराइटीज़ आपने सीखी, इनके साथ-साथ कुकिंग भी कहाँ से आ गई? कुकिंग तो आपके आर्ट क्लास में नहीं सिखाई जाती थी, मीडिया की क्लासेस में। वो कहाँ से अ बीच में आ गई? कुकिंग का एक्चुअली ताल्लुक ऐसे था कि मैं और मेरी वालदा घर में हम 2 ही फ़र्द थे, एक अरसे से। और जब मैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा होने लगा, जब हम इंटर में आ गए थे एक्चुअली या इंटर से बहुत पहले भी, तो वालदा जब भी कुछ पकाती थी तो मैं घर में ही होता था मोस्टली। तो वालदा मुझे कहती थी कि आओ बेटा साथ में कुछ हेल्प कर दो। कभी जो है वो सिर्फ़ सब्ज़ी काटने की हेल्प होती थी, कभी जो है वो सिर्फ़ चावल धोने की हेल्प होती थी। सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता बनाने की ज़िम्मेदारी आ गई कि भई सुबह घर में है तो सुबह का नाश्ता आप बनाएँगे, चाय आप बनाएँगे। ऐसे करते-करते उन्होंने रोटी बेलना सिखा दिया, आटा गूँथना सिखा दिया। फिर जो है ज़बरदस्त। वो करते-करते जो है वो घर में चीज़ें फ्राई जब होती थी, तो चाहे वो ब्रोस्ट चिकन फ्राई हो रहा हो, चाहे वो बारबेक्यू बन रहा हो, चाहे वो कढ़ाई बन रही हो, तो फिर वो थोड़ा बहुत कभी चम्मच चला लिया, कभी नमक डाल दिया, कभी मसाले डाल दिए, कभी टेस्ट कर लिया। तो फिर आहिस्ते-आहिस्ते करते-करते
हम इतने एक वक़्त आया कि इतने जो है वो मास्टर तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी वालिदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाती थीं। तो अच्छा। उनको देख-देख कर जो है वो इतना कुछ सीख गया मैं कि फिर एक वक़्त आया कि जब घर में बड़ा दिन होता था या ईद होती थी, तो जो है वो मैं कहता था कि अम्मी आप बैठें, आज खाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, चाहे वो गोश्त धोना हो, गोश्त पकाना हो या बर्तन धोना हो, घर की सफाई हो। तो ये कि अम्मी को जो है वो ईद के दिन हम जो है वो फ़रागत देते थे और मैं घर में अकेला काम करता था। तो बस ये कि फिर ये शौक लग गया और फिर ये था कि जो भी खाना खाता था मेरे हाथ का वो तारीफ़ करता था कि भाई तुम अच्छा खाना पकाते हो या तुम्हारा टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो व्हाई डोंट यू टेक अ स्टेप टू ओपन योर यूट्यूब चैनल। तो बस मेरी एक पड़ोस में एक बहन है कायनात, तो उसको लेकर जो है वो हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, कभी वो पकाती है, कभी मैं पकाता हूँ। तो ये है कि हम दोनों मिलके साथ में पका रहे होते हैं। अच्छा, तो आपने अब तक कौन-कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो बेहतरीन किस्म की हैं, जो आपने मेहमानों को खिलाई हैं, आपसे आपके हाथ से पकाई हैं? वैसे तो अगर मुझे याद हो तो मैंने जो है वो पिछले दिनों घर में निहारी पकाई थी बीफ की, जो आपने भी खाई थी, और जी, हमने बिल्कुल। बिरयानी पकाई थी, वो भी बीफ की पकाई थी। एक्चुअली आई एम अ बीफ लवर, प्योर वाह! प्योर बीफ लवर। तो जो है वो वाह! चिकन हम थोड़ा-सा जो है वो कम शौकीन है, गोश्त के ज़्यादा जी। शौकीन है, गोश्तखोर हो गए हम लोग। तो जो है जी, वो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डॉक्टर्स तो हमेशा यही प्रेफ़र करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाएँ, ज़्यादा से जी, ज़्यादा। बहुत ही जी। अच्छा करते हैं आप। और चूँकि आपके बहुत सारे अगर व्यूवर्स या जो लोग देख रहे हैं इस वक़्त, वो ये ना समझे कि हम सिर्फ़ गोश्त ही खाते हैं, मैं सब्ज़ी का भी बहुत शौकीन हूँ। मैं खिचड़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाता हूँ। एक जगह चिकन टिक्का पड़ा होगा और एक जगह खिचड़ी पड़ी होगी तो पहले मैं खिचड़ी खाऊँगा, जस्ट वाओ! बिकॉज़ कि खिचड़ी जो है वो मेरी बहुत शौकीन है। खिचड़ी, अचार और दही, तो जो है वो ये है। और इसके साथ-साथ जो है वो मैं खुद से तो तारीफ़ नहीं कहूँगा, जो स्पैगेटीज़ होते हैं वो मैं बहुत अच्छी पका लेता हूँ। ये देखें हमारी छोटी-सी कैट हमारे पास आई है, इसका नाम सैंडी है। वाओ! ये ये भी हमारे आपके घर साथ ही रहती है। रहती है? ये मेरे साथ ही रहती है और ये इस वक़्त आ गई है मेरे पास मुझसे बातें करने और हमारे व्यूअर को देखने। तो इसका ये है। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा एनिमल्स, पेट से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, माशाल्लाह। चलें, अ, आपके बहुत ज़्यादा ही आर्टिस्टिक वे में आप हर फ़ील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं आप। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो अभी बोल रहे थे बीच में, ये कुकिंग बीच में आ गया, कि आप पढ़ाने की टीचिंग फ़ील्ड में जब जा रहे थे और गए थे, तो उसके साथ-साथ आप चाहते थे कि अभी भी आपकी जो आपने मुझे बताया था कि इसके आप चाहते हैं कि फ्री में पढ़ाना चाहें। आजकल के ज़माने में कोई फ्री में पढ़ाना चाहता है? हर अ, एक पैसे के लिए कमाता है। पैसे कमाने के चक्कर में तो पढ़ाना चाहता है। तो आपके ज़हन में ये बात कहाँ से आ गई कि चले मैं जो भी काम करूँगा फ्री में पढ़ाऊँगा, सबको फ्री में सिखाऊँगा? तो ये बात ज़रा तफ़सील से मुझे बताइए प्लीज़। जब हम छोटे हुआ करते थे और मेरा ताल्लुक जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोई रिच फैमिली से नहीं है। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तो मुझे आज भी याद है जब मेरी बड़ी बहन पाकिस्तान में रहा करती थी, तो वो मुझे जो है वो ₹1 का नोट उस ज़माने में चलता था, आज तो हमारे पास ₹5 का भी नोट नहीं है, सबसे छोटा ₹10 का नोट है। तो जब ₹1 का बिल्कुल। नोट आता था तो वो मुझे शाम में देती थी और वो अगले दिन की जो है वो पूरे दिन की मेरी खर्ची होती थी। और उस वक़्त मेरी वालिदा मुझे मेरी बहन को टोका करती कि तुमने इसे ₹1 दे दिए, ₹1 बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और हम हैंड टू माउथ थे, आज भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई मैं बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन नहीं हूँ, बहुत ही नॉर्मल अपनी लाइफ़ में गुज़ारता हूँ। मगर जो मज़े की बात जो ये है कि जब हम पढ़ते थे, तो हमें पता था कि भई जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइली पेड होती हैं और नो जो डाउट। टीचर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा चार्ज किया जाता है, स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा चार्ज किया जाता है। जब हम इस फ़ील्ड से खुद गुज़रे, तो हमें वाक़ई अंदाज़ा हुआ कि नहीं भई एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेना और उसके लिए एजुकेशन नहीं है जिसके पास बेचारे के पास पैसा ना हो। अब जब हम सीख गए, वो काम सीख गए और हमने खुद भी इस काम को कुछ अरसा अपना पेशा बनाया, तो कभी-कभी ये होने लगा कि यार क्यों ना हम उन लोगों के लिए भी कुछ काम करें, जो कि उतना शायद पैसा खर्च ना कर सकते हो या उनमें एफर्ट्स हों या वो उनमें पोटेंशियल्स हों और वो आगे आएँ। तो हमारे कुछ ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिन्होंने हमें ये राह दिखाई और वो खुद भी ये काम कर रहे हैं कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये स्किल्स सिखा रहे हैं।
और मेरे भी जबरदस्त। प्लान मैं अपने कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ ही टाइम में जो है वो मेरा अपना टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल भी जो है वो मैं ऑन एयर कर दूंगा, जिसमें वो तमाम लोग जो कि कंप्यूटर की डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं, एडिटिंग, प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, फारिग या फ्री टाइम में कुछ क्वालिटी काम करना चाहते हैं और कुछ खुद से चाहें तो वो अर्न कर लें वो चीज़ें सीख कर। बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं साजिद। इसके लिए मैं तो एक बहुत अच्छे स्कॉलर की एक बात याद आ रही है, जिन्होंने ये कहा था कि सर्विस फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग आवर सेल्फ, बिकॉज रिजल्ट्स आर श्योर इन सक्सेस। तो इंशाल्लाह अगर आपके माइंड में इतनी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप फ्री में सिखाएंगे, और ताकि दूसरे लोग आपको आपका सिखा हुआ चीज़ और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और पढ़ें लिखें फ्री में, जो जिनको पैसे की इतनी ज़्यादा नीड है, जो पैसे नहीं दे सकते, इतनी पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपकी मदद से वो अपनी लाइफ की कोई ना कोई चीज़ अपना इनका एम पूरा हो सकता है। बहुत अच्छी जी, बात है, बहुत जी, अच्छी। जी। आजकल एक और बात साजिद आपके लिए सुनी गई है कि आपने अभी से तकरीबन 50 साल पहले जो हमारे मंटो साहब थे, उर्दू के मशहूर राइटर, उनके कुछ कुछ असरात आपके अंदर भी नजर आ रहे हैं। तो आप जरा मुझे बताएंगे मंटो कौन, क्या, किस तरह से? ये हमारी ऑडियंस को जरा सुनना पसंद करेंगी मुझे लगता है। मंटो इनके लिए भी बहुत एक न्यू, बहुत से हमारे न्यू जनरेशन जो मंटो को नहीं जानते, वो आपकी बातों से मंटो को बहुत अच्छा लुत्फ अंदोज होंगे। मंटो तो जो है वो बहुत ही कोई जो है वो मायानाज किस्म के राइटर और शायर और बहुत अच्छे जो है वो मुसन्निफ अपने दौर के गुजरे हैं। आज़ादी से पहले जो है वो जब वो भारत में रहा करते थे, इंडिया में रहा करते थे, तब से जो है वो बहुत ही दीदा दिलेरी के साथ और बहुत ही जिसको खुले अल्फाजों में जो है वो लिखा करते थे। समाज की वो तल्ख हकीकतें, समाज के वो टैबूज जिसको लोग डिस्कस नहीं किया करते, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज उन्होंने एक एक जुमले में बंद कर दिए हैं जिन पर पूरी पूरी किताबें ली जा सकती हैं। औरतों के मसाइल के ऊपर, घरेलू तशद्दुद के ऊपर, जिनसी ज़्यादती के ऊपर, प्यार के ऊपर, बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि उनको देखकर लगता है कि वो हर दौर का राइटर है। ऑल्दो वो सिर्फ हमसे गुजरे उनको 50-60 साल हुए हैं, मगर वो लगता है कि वो शायद जब दुनिया बनी थी तब भी उनकी बातें मौजूद थी, उसी सोच के लोग मौजूद थे। समाज की गंदगी, समाज की बुराइयों को जो उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, चाहे वो किसी की ज़ात से ताल्लुक़ हो, चाहे वो सियासत से ताल्लुक़ हो, चाहे वो मज़हब से ताल्लुक़ हो, और वो समाज के वो चैप्टर्स जिनको लोग टैबू कहते हैं, उनको उन्होंने अपनी किताबों में अपने अल्फाजों में कलमबंद किया, और मंटो जो है वो दुनिया में अमर हो गए। उनको जो है वो मैं बचपन से पढ़ता तो नहीं था, खैर इतना तो मैं नहीं कहूँगा कि उनको बचपन में हमने इतना पढ़ा। स्कूल के अंदर जो है वो शौक लगा कि भाई जो है वो मंटो साहब की कोई कहानियाँ या कोई अफसाने जब हुआ करते थे, तो उस वक्त तो जो है वो इतनी समझ नहीं थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और ज़िंदगी में मौका मिला थिएटर की तरफ जाने का, और एक्टिंग का जो हम में थोड़ा बहुत कीड़ा था, तो जब वो काम हमने शुरू किया तो फिर पता चला कि एक्चुअली मंटो भी वो साहब हैं, या मंटो भी वो एक हस्ती हैं यकीनन, जिनके काम को भी आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो एक अरसा लगा उस चीज़ को सोचकर समझकर काम करने में, और फिर कुछ अरसा पहले, तकरीबन महीना 2 महीना पहले ही जो है वो मैंने एक मंटो की तलाश नाम का एक जो है वो एपिसोड शुरू किया है। अभी सिर्फ मैंने 2 ही एपिसोड्स बनाए हैं, जिसमें वेरी मैंने नाइस, खास बहुत तौर जबरदस्त। पर शुक्रिया। मैंने ख़ास तौर पर ख़्याल रखा कि मंटो साहब की जो सोच थी, जो तल्ख़ जी। बातें वो किया करते थे, जिस तरह से वो समाज को गाली देते थे या समाज की बुराइयों को उजागर करते थे, समाज के लोगों को चमाट मारते थे। मैं भी कोशिश करूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलकर, उनके जैसा तो हरगिज़ नहीं, मगर कुछ हद तक जो है वो आज के दौर में, आज की 21वीं सदी में, सन 2020 में जो हम पर गुजर रही है, हमारे पाकिस्तान में, हमारी दुनिया में, जो लोगों की नेगेटिव सोच है,
चाहे वो मज़हब को लेकर हो, चाहे वो लिसानियत को लेकर हो, चाहे वो रंग नस्ल को लेकर हो, चाहे वो औरतों को हुकूक ना देना हो, चाहे वो बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाना हो, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। तो जो है वो उसको लेकर मैंने अपना एपिसोड शुरू किया, मंटो की तलाश। और जिसको कुछ लोगों ने तो बहुत सराहा, कुछ लोगों ने तनकीद की, मगर तनकीद तो मंटो साहब पे भी बहुत हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा हुई थी। उनको जेल भुगतना पड़ी, उनकी कहानियों को बैंड किया गया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच बात करते थे। सच बात को हमेशा लोग झुटलाते हैं, और सच बात को लोग हमेशा दबाना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश देखिए, थी कि इंसानी फितरत है ये। जी, नहीं, जी, जी, इंसानी बिल्कुल। फितरत है, सच बात सुनना बड़ा मुश्किल है। जी, मुश्किल भी है, और कभी-कभार नागवार गुज़रती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत माज़रत आजकल के हम साथ देख अगर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत माज़रत के साथ अगर हम किसी को कह दें कि भई आप जिस तरीके पर, जिस दीन के रास्ते पर आप चल पड़े हैं, वो तो झूठा है, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि मेरे माँ-बाप और पूरी पूरी पुश्तें जो है वो इस पर चल रही थी, तो ये क्या बात कर दी, ठीक है ना? तो बहुत मुश्किल होता है, मगर सच हमेशा सच ही रहता है, उसको ढाँपा नहीं जा सकता। तो मंटो साहब ने जो है वो कोशिश की पर्दा उठाने की, फिर वो चले गए। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं उन्हीं की नक्शे कदम पर चलकर उनकी कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा सकूं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक मैं अपना तीसरा एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें अगेन कुछ ऐसी तल्ख बातें होंगी जो कि शायद कुछ लोगों नागवार गुजरें, मगर हम तो वो काम करेंगे जो कि सच्चा है और अच्छा है। बिल्कुल ज़बरदस्त। जो पसंद है वही करना चाहिए। और आई थिंक आपकी मेमोरी मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट और अच्छी है, क्योंकि आपने गालिब, इकबाल और इनको मंटो और इन सबका इतना ज़्यादा मवाज़ना किया हुआ है सबका मिलाकर, कि मैंने आपका ये मंटो सुना है बाकायदा। बहुत ही डीप आपने स्टडी करके और बहुत अच्छी तरह से इस मॉडर्न एरिया में आपने मंटो की पुरानी बातों को पूरा लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मंटो बोल रहा है। हाँ, मंटो की कॉपी लग रहे थे इसमें। तो बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ते हुए, आपको ये सुनते हुए बात और ये सारी चीज़ें। आपकी मेमोरी इतनी फास्ट कैसे है साजिद? आजकल के बच्चों की मेमोरी इतनी फास्ट नहीं होती, वो सिर्फ नोटिफिकेशन होता है या यहाँ से जो सुन लिया थोड़ा सा बोल दिया। मगर आपके तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने आपकी देखी हैं, इसलिए आपसे पूछना चाहूँगी ताकि हमारे यंगस्टर जितने भी देख रहे हैं वो इनसे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। जी, आप थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जो है, वो बादाम खाता हूँ, बिल्कुल भी बादाम नहीं खाता मैं। मैं यही जो है सुनना चाह रही थी। वो क्या बादाम तो नहीं खाते? जी, बिल्कुल भी बादाम मैं नहीं खाता। जी। बल्कि मेरी अम्मी को शिकायत रहती थी ये कि तुम जो है वो ना दूध पीते हो, ना तुम बादाम खाते हो, ना तुम ये करते हो, ना तुम वो करते हो। ख़ैर, तो मेमोरी शार्प इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरी वालिदा जो है वो खुद बचपन से ही बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ थीं। उनको किताबें पढ़ने का, उनको अखबार पढ़ने का और करंट अफ़ेयर्स में जो है वो उनको रहने का बहुत ज़्यादा शौक था, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। तो वो कुछ जरासीम पैदाइश के बाद मुझ में आ गए, और जो है वो जब हमने अम्मी के साथ वक़्त गुज़ारा, तो जब भी वो घर में हुआ करती थी, जब वो फ़ारिग होती थी, तो वो गुजराती उनको बहुत अच्छी आती थी, अंग्रेज़ी उनको बहुत अच्छी आती थी। तो वो कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई टीवी जो है वो कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ वो देखती थी, खबर देखती थी, वो रेसलिंग देखती थी, वो क्रिकेट देखती थी। तो बस हमें भी वो तमाम शौक आ गए, ठीक है। साथ-साथ जो है वो जैसे वो अपनी लाइफ़ गुज़ार रही थी, वैसे ही उनके साथ मैंने अपनी लाइफ़ गुज़ारना शुरू किया। वो पुराने गाने सुनती थीं, वो लता मंगेशकर को सुनती थी, वो नूरजहाँ को सुनती थी, तो हमें भी उसका शौक हो गया। तो बस म्यूज़िक का चाहे शौक हो, चाहे करंट अफ़ेयर्स का शौक हो, चाहे सियासत का शौक हो, चाहे जो है वो इस्लाम, दीन इस्लाम की बात हो या मज़ाहिब की बात हो, कोई दूसरी बात हो, तो जो है वो शौक उनसे आते गए, और फिर मेमोरी भी फिर उन्हीं की तरफ से ही देन मिल गई, क्योंकि उनकी अपनी मेमोरी बहुत बिल्कुल। अच्छी थी। वो मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाया करती थी कि मैं जब छोटी थी और हम इंडिया में रहा करते थे, तो मैं इस मंदिर में गई थी, मैं उस मस्जिद में गई थी, मैं ये घूमा था, मैं वो घूमा था। फिर उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो शादी से पहले ही तकरीबन 10-12 कंट्री घूम लिए थे। फिर जो है वो शादी हुई उनकी, फिर उनके मेरी 2 बहनें, फिर मैं, और उसके बाद तकरीबन 18-19 कंट्री वो टोटल घूमी। तो वो सब बताया करती थी कि मैं यहाँ गई, वहाँ गई, ये देखा, वो देखा। तो बस वो मेमोरी शार्प इस वजह से रह गई कि अम्मी ने जो है वो सिखा दिया, लोगों को पहचानना सिखा दिया, लोगों को जानना सिखा दिया। तो बस ये है। बिल्कुल आपने सही कहा
ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, वरना हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। आपने बहुत कुछ सीखा अपनी मम्मा के साथ, और ये माँ ही होती है जो इंसान की पहली आगोश होती है, पहली उस्ताद होती है, पहली टेक केयर होती है। और रियली आपको आपकी माँ ने बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश दी है, डेवलप किया है, जिसकी वजह से आप आज मैं देख रही हूँ, एक बंदा आजकल एक ही फील्ड में आगे बढ़ता है, मगर आप, मुझे लगता है कि हर फील्ड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर तरफ से आप पूरी की पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश लगाकर और एक्सट्रीम हद तक आप बिल्कुल सक्सेस जा रहे हैं। इंशाल्लाह और ज़्यादा सक्सेस अल्लाह ताला आपको दे। और आप क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ मंटो ही बनना चाहते हैं, या और कुछ खेलना कूदना, आगे आपका फ्यूचर आपने कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मंटो ही बनना चाहते हैं। जी जी, मंटो साहब ने भी जो है वो शादी की थी, तो हम भी जो है वो कोई अच्छी बिल्कुल, सी जो है वो अपने लिए दुल्हन ढूंढकर हम भी शादी करेंगे, ठीक है ना? इसी मगर का वेट कर रहे हैं जी। शादी करना इट्स नॉट अल्टीमेट गोल। जो है वो हमने जो है वो गौतम बुद्धा को जब पढ़ा, तो गौतम बुद्धा ने जो है वो हमें ये चीज़ एक समझाई कि ज़िंदगी का हर वो काम जो कि आपकी लाइफ में अपलिफ्ट आपको करे, ठीक है? चाहे वो बिल्कुल, शादी हो, चाहे वो कोई तालीम हो, चाहे वो कोई कारोबार हो, हमेशा वो काम करे जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दील करे। तो आज जो एग्जैक्ट, जनरेशन एक्चुअली हमारी है, जो यूथ है हमारी, वो अक्सर बेशतर इसी ट्रॉमा के अंदर या इसी साइंस को ढूंढ रही होती है कि जो है वो हमें जो है वो क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो उन उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि जो भी कुछ करें, ऐसा करें कि आपको, अगर किसी के लिए नहीं तो कम से कम आपको अपनी ज़ात के लिए ज़रूर काम आए, ठीक है? और जहाँ तक बात रही कि मुझे क्या करना है, तो मंटो तो एक सिर्फ एक जो है कि एक कैरेक्टर है जो कि फ़िलहाल मैं प्ले कर रहा हूँ। आगे चल के जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी हम लेंगे यकीनन। इकबाल, बिल्कुल। अल्लामा इकबाल मुझे बहुत पसंद है, तो जो है वो इसलिए आप कुछ किसी की शायरी सुना दें साजिद, क्योंकि आप जाने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं, गालिब, इकबाल, मंटो, ये सब राइटर्स एंड शायरी करते थे, राइटिंग एंड शायरी दोनों करते थे। तो आप कम से कम इनकी कुछ शायरी सुना दें, किसी की भी जो आपको पसंद हो। अच्छा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जी मेरे ज़िंदगी के, मेरे दिल के बहुत करीब है वो शेर कि ए ताहिर लाहौती, उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही। बिल्कुल, अल्लामा इकबाल साहब ने जो है वो जबरदस्त। इस शेर के अंदर उस परिंदे की मिसाल देते हुए कहा है जिसका मकाम सबसे आला है, सबसे ऊपर है। मगर वो कहते हैं कि अगर वो परिंदा, अगर रिस्क जो खाना है उसका, अगर वही वो हलाल नहीं खाएगा, तो उसकी परवाज़ ऊँची नहीं हो पाएगी। और वो जिस काम के लिए या जिस बात के लिए मशहूर है कि वो तो दुनिया में सबसे ऊँची परवाज़ करता है, तो अगर उसका रिस्क ही हलाल नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, तो वो कभी भी अपने मकाम पर पहुँच नहीं पाएगा। और वो जो दूसरे जानवर जो ज़मीन पे रेंगते हैं, उसका पेट भर जाने के बाद वो भी ज़मीन पर रेंगेगा। इसका दूसरा सूफियाना फ़लसफ़ा जो अल्लामा इकबाल साहब बयान करना चाह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर जो है वो एक रूह है, और रूह का बिल्कुल, जो मकाम है वो सबसे आला और सबसे सबसे ऊंचा है, जो खुदा ताला ने हमारे लिए बयान किया है असफला साफलीन, के सबसे ऊंचे मकाम की तरफ जो है वो आप रहेंगे, ठीक है? उस वक्त हम जब पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे हमारे काम, हमारे इखलाकियात, हमारी चीज़ें जो कि हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, जब तक वो हमारी नेक नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी, सच्ची नहीं होंगी, हमारी हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, हम लोगों के लिए इखलाकी काम नहीं कर रहे होंगे, भलाई नहीं कर रहे होंगे, हम लोगों के लिए कीना, गीबत, झूठ, गालम गलोच, लोगों से तकलीफ, हम जब लोगों के दरमियान ये क्रिएट करेंगे, तो हम अपने आप के लिए जो है वो पस से पस्तर जगह ढूंढेंगे। और जब हम लोगों के लिए मतलब आप ये खुशहाली में कहना बैठ, चाह रहे हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जी दूसरों जी की अंदर जो नेगेटिविटी हम ढूँढते रहते हैं, उनकी जी जगह हर जगह पर, चाहे वो छोटे से बड़ा कोई भी जी इंसान हो, जी उससे जी उसके अंदर से सिर्फ उसे पॉजिटिविटी ढूँढनी चाहिए। जी जी जी। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की मदद करना, लोगों बिल्कुल, के काम आना, और उनके काम आना
जो कि आपको लगता हो कि जो कि हकदार हैं, ठीक है ना? चाहे बिल्कुल। आपके भाई-बहन हों, चाहे आपके पड़ोस वाले हों, चाहे आपके मोहल्ले वाले हों, चाहे आपके मुल्क वाले हों। हमेशा ऐसे लोगों के काम आएँ जिन पर जो है वो अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। मदद सिर्फ़ पैसे से ही नहीं की जाती है, मदद किसी बिल्कुल। को सिखाकर की जाती है, मदद किसी के साथ इसी हाथ जोड़कर मैं की जाती आपको सॉरी साजिद, मैं आपको यही बोलना चाह रही थी अभी कि आप हमारे जितने भी यंगस्टर्स, जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं माशाल्लाह से, तो आप उन्हें कुछ अच्छी सी ऐसी बातें जो आप शेयर कर रहे हैं, आपकी सारी बातों का निचोड़ पूरा बता दें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में जो इतनी ज़्यादा यहाँ वहाँ बच्चे नज़र आ रहे हैं, फालतू के घूमते हुए, अपना टाइम ज़ाया करते हुए, तो वो अपनी ऐसी हॉबीज़ बना लें, जिनके ज़रिए वो अपना आप को आपकी तरह से एक अच्छे से अच्छे इंसान बनने में आपकी बातें इनको हेल्प करें। खैर मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल तो हूँ नहीं कि जो है वो किसी को कुछ सिखा सकूँ या अपने किरदार में मुझ में भी बहुत गलतियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। मगर ज़ाती तौर पर जो मैं आज के समाज में जो हम एक चीज़ देखते हैं, वो सिर्फ़ ये है कि लोगों में जो है वो दूसरों के लिए हसद और जलन बहुत बढ़ गई है। किसी के पास अच्छा मोबाइल है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, तो हमें फ़ौरन दूसरे से जलन होती है। हमें कोशिश सिर्फ ये करनी है कि हमारे पास जो चीज़ है, उसकी हम केयर कैसे कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ खुदा का दिया हुआ है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, हम उसमें खुश रहें। और जो कुछ हम किसी को दे सकते हों, चाहे एक मुस्कुराहट जो कि हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया कि अपने से बड़े, बुज़ुर्ग और अपने से छोटे बच्चों के साथ भी वो जिस तरह शफ़क़त और जिस तरह प्यार से पेश आते थे, जो उनकी सुन्नत है, मुस्कुराहट, लोगों के दरमियान खुशी बिखेरना, लोगों के दरमियान इख़लाक़ की बात करना। अगर इसी बात को हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ अप्लाई कर लें कि हमें तो सिर्फ़ लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ मिलकर उनकी भलाई करनी है। रिज़ल्ट रिज़ल्ट का फ़ैसला अल्लाह ताला करेगा। रिज़ल्ट का फ़ैसला कभी भी हम ना करें कि हमने ये काम किया है, अब इसका रिज़ल्ट ऐसा क्यों निकला। तो हम जो हैं वो आज जो भी हमारी यूथ है या जो भी लोग आपके प्रोग्राम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए सिर्फ़ ये पैगाम है कि हमारा काम सिर्फ़ भलाई करना होना चाहिए। बाकी जो फ़ेल है, वो हम अल्लाह पर छोड़ दें कि अब होगा क्या, और हमारे दरमियान नेकी लिख दी जाएगी, हमारे अमाल में नेकी लिख दी जाएगी। अब उसका अजर अल्लाह ताला यकीनन उसका उसका अजर हमें ज़रूर देगा, बहुत अच्छा देगा। और जितना हो सके लोगों के लिए दुआएँ करें। जब आप लोगों के लिए दुआएँ करेंगे, दूसरों के लिए बिल्कुल। दुआएँ करेंगे, वो दुआएँ रिटर्न होकर यकीन जानिए आपको ही दोबारा लगेंगी। और ये मेरा ईमान है, इस बात पर पुख्ता ईमान है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो आपके लिए भी अल्लाह राहें आसान कर देता है। जब आप दूसरों के लिए एब्सोल्युटली। बुराई चाहते हैं, तो आपके लिए भी रास्ते एब्सोल्युटली। तंग हो जाते हैं। अक्सर और बिल्कुल बेशतर हम है। इसी प्रॉब्लम में लगे हुए होते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, हमारी राहों में बहुत ज़्यादा जो है वो तकालीफ़ हैं। तो यकीन जानिए कि हमने किसी के लिए शायद कोई अच्छा काम करना था जो हमने नहीं किया। तो कोशिश करें कि अच्छाई फैलाएँ, अच्छे काम करें और लोगों के लिए दुआएँ करें। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। मैं आपके लिए ये शेर बिल्कुल सूट करता है कि नहीं है तेरा नशेमन कैसर सुल्तान के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत-बहुत माशाल्लाह साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल ऑडियंस ऑल्सो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे साथ आपने सुना साजिद को, और आई होप कि आपको आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।